मूवी के स्टार्ट में एक बादशाह को जंगल में एक बच्चा मिलता है। उस बच्चे का नाम काय था। वो इस मूवी का मेन कैरेक्टर है और वहाँ के लोगों को यकीन था कि राक्षस ने इसे पाला है। बादशाह ने इस बच्चे में खास चीज़ देखी जो कोई और नहीं देख सकता था। वो उसे अपने घर ले जाता है। गांव वालों का मानना है कि काई कष्ट बच्चा है। यही वजह है कि एक लड़की के अलावा कोई उसे पसंद नहीं करता और वो लड़की बादशाह की बेटी थी जिसका नाम प्रिंसेस है। प्रिंसेस काई को बहुत ज़्यादा पसंद करती थी। वक्त गुजरने के साथ काई बड़ा हो रहा था लेकिन उसके बिहेवियर में कोई चेंजिंग नहीं आई। वो बचपन ही से सबकी रिस्पेक्ट करता था। फिर दिखाया जाता है एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर कहीं से जंगल में आ जाता है। तमाम सोल्जर्स उस मॉन्स्टर को पकड़ने की कोशिश करते हैं लेकिन वो उसे नहीं पकड़ सके और ये उल्टा उन पर भारी पड़ रहा था। ये अटैक करके सबको मार रहा था। इसी दौरान हम 2 कलर्स वाली आइज वाली लोमड़ी को देखते हैं। वो हर चीज़ को देख रही थी। वो बड़ा मॉन्स्टर किसी के कंट्रोल में नहीं आ रहा था। काय भी अपने घोड़े पर सवार होकर उसका पीछा करता है। एक सोल्जर या सोनू और मॉन्स्टर आमने सामने आ जाते हैं। अब वो मॉन्स्टर उसकी तरफ दौड़कर आ रहा था। काय तभी उस मॉन्स्टर को देखता है और वो समझ जाता है कि अगर उसने उसे नहीं रोका तो ये यासुनो को मार डालेगा। काय भी उस मॉन्स्टर को रोकने के लिए तेज़ी से दौड़ता है। उसने जल्दी से अपनी तलवार उठाई और मॉन्स्टर की गर्दन में मार दी जिसकी वजह से मॉन्स्टर मर जाता है। इस तरह काय ने यासुनो की जान बचा ली लेकिन यासुनो इतना सेल्फिश था। वो कहता है तुम्हारे हाथ से बचने से बेहतर था मैं मर जाता। काय उस बात की वजह से काफ़ी हर्ट होता है। बादशाह भी वहाँ आ जाता है और सबको लगता है कि यासुनो ने मॉन्स्टर को मारा है और यासुनो भी किसी को सच्चाई नहीं बताता कि काय ने इस मॉन्स्टर को मारा है, मैंने नहीं। बादशाह उस मॉन्स्टर का एक सिंग यासुनो को रिस्पेक्ट के तौर पर देता है। एक कमांडर जो बादशाह का खास आदमी था वो भी वहाँ खड़ा था। उसका नाम आउशी था और वो काय के हाथों में खून देखता है जिससे उसे पता चल जाता है कि काय ने इस मॉन्स्टर को मारा है। उसके बाद यह बात क्लियर हो जाती है कि बादशाह एक अच्छा इंसान है। उसके बाद हमें कीरा नामी दूसरे किंगडम का बादशाह दिखाया गया है। कीरा अपने हाथ साथी विच के साथ मिलकर दूसरी सल्तनत पर कब्जा करने का प्लान बनाता है। वो काय की बादशाहत पर कब्जा करना चाहता है। 2 रंगों वाली आंखों वाली फॉक्स जो जंगल में दिखाई गई थी वो वही विच थी। वो विच यानी चुड़ैल कीरा को काफ़ी इंसिस्ट करती है कि हम इस मेले में जाएंगे। कुछ दिनों के बाद मेला शुरू हो जाता है और सबसे बड़ा बादशाह भी उसमें शिरकत करता है। बड़ा बादशाह का मतलब सारे किंगडम्स का लीडर। वो सबसे बड़ा बादशाह था। अब सब स्टेट्स के बादशाह को उस बड़े लीडर की बात मानना पड़ती है और उसके ऑर्डर्स भी मानने होते हैं। अब यहाँ पर एक गेम शुरू होने वाला था। सभी किंगडम्स का एक एक वॉरियर आगे आएगा और आपस में लड़ेंगे। जिसका वॉरियर जीतेगा उस स्टेट की रिस्पेक्ट और भी बढ़ जाएगी। एक लंबा चौड़ा आदमी कीरा के किंगडम से आता है। वो सब उसे देखकर हैरान रह जाते हैं। यासुनो को काय की तरफ से आगे आना था क्योंकि हर कोई सोच रहा था कि उसने मॉन्स्टर को मारा है
लेकिन यासुनो हैमे में अजीब हालत में मिलता है। कमांडर औशी का बेटा उसे देखता है और पूछता है, तुम्हें क्या हुआ, तुम ठीक तो हो? बेसिकली यासुनो की आंखें वाइट हो गई थीं। काई उसकी हालत को देखने के बाद समझ जाता है कि उसे किसी ने पोजेस कर लिया है। काई कहता है कि किसी को किंगडम की इज्जत बचाने के लिए तो जाना ही है, लेकिन वहाँ एक रूल बनाया गया था, सिर्फ वॉरियर इस फाइट में लड़ सकता था और कोई नहीं। काई भी एक वॉरियर था, लेकिन कोई भी उसे वॉरियर नहीं समझता था। हर कोई मानता है कि वो प्योर नहीं है, लेकिन फिर भी काई ने वॉरियर वाला कॉस्ट्यूम और मास्क पहन लिया। फिर काई उस लंबे चौड़े आदमी से फाइट करने जाता है। काई स्टार्ट में उस पर भारी पड़ता है, लेकिन वो लंबा चौड़ा आदमी दिखने में पावरफुल था। वो काई को जोर से टांग मारता है और काई पीछे जा गिरता है, लेकिन काई फिर खड़ा हो जाता है और उसे लड़ने लगता है। इस बार काई की तलवार टूट जाती है। वो आदमी अपनी पूरी पावर से काई को एक पंच मारता है। उसके बाद काई फिर दूर जा गिरता है, जिससे उसका मास्क भी उतर जाता है और वो सब काई को वहां देखकर हैरान रह जाते हैं। जब किंगडम्स का लीडर देखता है कि ये वॉरियर नहीं है, वो काई के पास आता है और पूछता है, तुम वॉरियर नहीं हो, फिर तुम यहाँ क्या कर रहे हो? लीडर उसे कहता है कि तुम्हें अब सजाए मौत दी जाएगी। जैसे ही काई की गर्दन तलवार से काटी जाने लगी थी, प्रिंसेस उसे बचाने के लिए वहां पहुंच जाती है, जिसे देखकर किंगडम के राजा ने उसे सजाए मौत से तो माफ़ कर दिया था, लेकिन उसने कहा इसे सज़ा दी जाएगी और सज़ा ये थी कि उसे बहुत ज़्यादा मारा जाएगा। बादशाह के हुक्म पर काई को बुरी तरह पीटा जाता है। अब हम रात को विच और कीरा को एक साथ देखते हैं। वो आज रात काई के बादशाह को कत्ल करने की प्लानिंग कर रहे थे। विच यानी चुड़ैल एक प्लान बनाती है और फिर वो बादशाह के कमरे में चली जाती है। वो बादशाह के पास जाकर उसे पोजेस कर लेती है। जैसे ही बादशाह पोजेस होता है, वो देखता है कीरा उसकी बेटी के साथ मिसबिहेव कर रहा है। चूंकि बादशाह पोजेस हो चुका था, इसलिए वो तलवार लेते हुए नींद में कीरा को मारने जाता है। जैसे ही वो कीरा को मारने लगता है, तमाम सोल्जर्स बादशाह को पकड़ लेते हैं। बादशाह मुकम्मल तौर पर पोजेस था। औशी भी बादशाह की हालत देखकर समझ आता है कि किसी ने बादशाह को पोजेस किया है। तमाम स्टेट्स का लीडर भी वहाँ आ जाता है। ये जानने के बाद कि बादशाह ने कीरा को मारने की कोशिश की, वो बादशाह को समझाता है कि तुमने गलत किया, वो तुम लोगों का मेहमान है, तुमने इसे मारने की कोशिश की जब वो सो रहा था। ये बहुत बड़ी गलती है और उसकी सज़ा मौत है। सबके साथ इंसाफ होगा, वो चाहे राजा हो या फिर आम इंसान। स्टेट्स का लीडर बादशाह से कहता है कि तुमने इस बादशाहत के लिए बहुत मेहनत की है, इसलिए हम तुम्हें इज़्ज़त के साथ मौत देंगे, यानी तुम्हें अपने हाथों से अपनी जान लेनी होगी। वहाँ के लोगों का मानना है कि अगर कोई आदमी खुद को मारता है तो ये एक काबिले एहतराम अमल है। बादशाह अपनी सज़ा ईमानदारी से कबूल करता है। बादशाह ने अपने पेट में चाकू मारा और औशी ने अपने बादशाह की ना चाहते हुए भी हेल्प की। वो बादशाह के सर को उसकी बॉडी से अलग करता है। अपने वालिद की मौत देखकर शहजादी गमज़दा हो जाती है। किंगडम का राजा बहुत गलत फैसला कर देता है। वो किंगडम कीरा को देने का फैसला करता है। प्रिंसेस के पास
1 साल का वक़्त होता है। वो अपने फादर की मौत का दुख मना सकती है और फिर वो कीरा से शादी करेगी क्योंकि कीरा के पास तमाम अथॉरिटीज़ होती हैं, इसलिए वो उनका नाजायज़ फ़ायदा उठाता है। पहले तो वो किंग के हाउस कमांडर औशी को कैदी बना देता है। उसके बाद बादशाह के तमाम अच्छा काम करने वालों को भी कैद कर देता है। वो काई को एक आइलैंड पर भेज देता है और फिर 1 साल का वक़्त गुजर जाता है। औशी की सज़ा भी ख़त्म हो चुकी थी, उसे रहा कर दिया जाता है। अपने बाप को देखकर औशी का बेटा अपने वालिद को घर ले जाता है। औशी के दिल में सिर्फ एक चीज़ थी जो कि इंतकाम थी। वो कीरा से बदला लेना चाहता था, उसे मारकर। सबसे पहले उसने बादशाह के साथ जो किया उसका बदला, दूसरा जो उसने बादशाह के साथियों के साथ किया उसका बदला। वो अपने बेटे से पूछता है कि हमारे दूसरे फौजी कहाँ हैं। उसका बेटा जवाब देता है वो जंगल में छुपे हुए हैं। औशी अपने बेटे के थ्रू अपने फौजियों तक अपना मैसेज पहुंचाता है। औशी खुद भी किसी को लेने जाता है। औशी अब उस आइलैंड में चला जाता है जहां काई को भेजा गया था। उसने देखा कि आइलैंड बदतरीन हालत में है। लोग खुलेआम शराब पीते हैं और बुरे काम करते हैं। उसके बाद औशी अंदर चला जाता है। उसने देखा एक आदमी और एक जायंट आदमी के दरमियान फाइट जारी थी। जायंट आदमी दूसरे आदमी पर भारी पड़ रहा था, लेकिन देखते ही देखते वो आदमी जायंट आदमी का सर उसकी बॉडी से अलग कर देता है। ये इंसान कोई और नहीं बल्कि काई था। औशी वहाँ के लोगों से कहता है कि मैं भी लड़ना चाहता हूँ, इसलिए उसे भी अंदर भेज दिया गया। अब वो एक दूसरे के सामने थे। औशी लड़ाई के दौरान काई को समझाने की कोशिश करता है, ये मैं हूँ औशी, क्या तुमने मुझे नहीं पहचाना? लेकिन काई उसे नहीं पहचान रहा था, जैसे वो सब कुछ भूल गया हो। वो औशी पर कॉन्टिन्यूसली अटैक कर रहा था। औशी अपने आप को बचाने और काई को समझाने की बहुत कोशिश कर रहा था, लेकिन काई ने अभी तक उसे नहीं पहचाना। जब औशी उसे कहता है कि हमें प्रिंसेस को बचाना है, उसका 1 साल का दुख खत्म होने वाला है, अब उसकी शादी कीरा से हो जाएगी, हमें उसे बचाना है। यहाँ फिर काई को सब कुछ याद आ जाता है। वो लड़ने की तरह एक्टिंग करता है। वो लड़ते हुए वहाँ से निकल जाते हैं। उन्हें रोकने के लिए उन पर गोलियां भी चलाई जाती हैं, लेकिन उन्होंने किसी तरह खुद को बचा लिया। जाते हुए उन्होंने उस जगह को आग लगा दी और वहाँ से भाग गए। यहाँ उन्होंने एक छोटी सी फौज बना ली, लेकिन उनके पास कोई भी असला नहीं था। काई कहता है हम जंगल के राक्षसों से हथियार हासिल करेंगे, मैं जानता हूँ वो हमारी मदद करेंगे। बेसिकली मेरी परवरिश वहाँ पर ही हुई है और वहाँ से सब कुछ सीखा है। वो हमें एक शर्त में असलाह देंगे, अगर हम उनका इम्तिहान पास करेंगे। उनमें से एक पूछता है उनका इम्तिहान कितना मुश्किल होगा। काई कहता है इम्तिहान इतना मुश्किल है कि हर एक के लिए उसे पास करना आसान नहीं है। जैसे ही वो फौज जंगल में दाखिल होती है, वो कोई आम जंगल नहीं था बल्कि भूतों का जंगल था। अपनी कब्रों से सारी सोल्स बाहर आकर इधर उधर फिर रही थी। वो इन राक्षसों के गार के करीब पहुंच जाते हैं। काई सिर्फ औशी को अपने साथ ले जाता है। वो दूसरे साथियों को बाहर रहने को कहता है। फिर थोड़ा अंदर जाते हुए काई ने औशी को भी वहाँ रहने को कहा। वो औशी से कहता है अपना हथियार ना निकालना, चाहे कुछ भी हो। उसके बाद काई अंदर चला जाता है और औशी उसका वेट करता है। वहाँ के लोगों ने
पीले रंग के कपड़े पहने हुए थे। वो सब झुके हुए थे। जब काई अंदर जाता है तो एक राक्षस नुमा इंसान आता है। वो राक्षस काई से कहता है, आ गए तुम वापस, मैं जानता था कि तुम वापस आओगे। काई उसे कहता है कि मैं यहाँ हथियार लेने आया हूँ। राक्षस जैसा इंसान रखी गई तलवार की तरफ इशारा करके कहता है, ले लो हथियार। बाहर खड़ा यासुनु कहता है, मुझे लगता है कि वो काई को अपने साथ ले गए हैं। मैं इन राक्षस जैसे इंसानों पर ट्रस्ट नहीं करता। अगर वो कुछ टाइम बाद वापस नहीं आए तो हम अंदर जाएंगे। औशी भी काई का इंतज़ार कर रहा था। तभी यासुनो अपने साथियों के साथ वहां आ जाता है। औशी ने उनसे कहा कि तुम अंदर क्यों आए हो? तुम्हें अंदर आने से मना किया था। उसी दौरान झुके हुए इंसान हिलने लगते हैं। यासुनो ये देखकर अपनी तलवार निकालता है। यासुनो जैसे ही अपनी तलवार निकालता है, येलो कपड़ों वाले इंसान उठ जाते हैं और वो उन पर अटैक कर देते हैं। इसी दौरान एक आवाज़ गूंजती है जो औशी से कहती है, जल्दी करो और अपना हथियार निकाल लो, अपने साथियों को बचाओ। क्या तुम उन्हें मरने दोगे? लेकिन ये आवाज़ सुनने के बाद भी औशी अपना हथियार नहीं निकालता। काई और राक्षस नुमा इंसान तलवार से सेम फासले पर खड़े थे। काई पहले तलवार की तरफ बढ़ता है, फिर राक्षस नुमा शख्स भी। राक्षस नुमा इंसान के पास तमाम अथॉरिटीज़ हैं, इसलिए वो तेज़ी से आगे बढ़ जाता है। या हम देखते हैं कि काई के पास भी तमाम अथॉरिटीज़ थीं। उसने बचपन में उनसे सब कुछ सीखा था। काई उससे तेज़ रफ्तार से आगे बढ़ता है और तलवार पकड़ लेता है। फिर दिखाया जाता है कि औशी ने तलवार नहीं निकाली, तो इसलिए सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। बेसिकली औशी के साथी एंटर नहीं हुए, उसे सिर्फ अपना हथियार लेने का विजन दिखाया गया था। उसने तलवार इसलिए नहीं निकाली क्योंकि उसे काई की बात याद थी कि चाहे कुछ भी हो, हथियार ना निकालना। उन्होंने राक्षस नुमा इंसानों का इम्तिहान पास कर लिया था, तो इन्हें तमाम हथियार मिल जाते हैं। अब वो टोटल 47 रोनियन हैं। आइए आपको रोनियन के बारे में बताती हूँ। वॉरियर्स अपनी बादशाहत और अपने बादशाह के लिए कुर्बानी देने के लिए तैयार होते हैं। अगर वॉरियर को कोई काम कहा गया है लेकिन वो उसे मुकम्मल नहीं करते तो वो रोनियन बन जाते हैं। अब उन्हें यहाँ पता था कि अगर वो इंतकाम के लिए जाते हैं तो शायद वो वापस नहीं आएंगे, और अगर वो वापस चले जाएंगे तो बादशाह उन्हें मौत की सज़ा देगा, क्योंकि अगर कोई उसके खिलाफ जाता है तो वो उसे सज़ाए मौत सुनाता है। अब वो 47 रोनियन एक पेज पर साइन करते हैं ताकि उन्हें तारीख में याद रखा जाए। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि प्रिंसेस और कीरा की शादी थी। रोनियंस इस शादी को रोकने के लिए वहां पहुंच जाते हैं। वो वैसे तो अंदर नहीं जा सकते, इसलिए वो अपना हुलिया चेंज करके अंदर जाते हैं। वो वहाँ थिएटर के लोगों का गेटअप करके अंदर जाते हैं। फिर वो आहिस्ता आहिस्ता चारों कोनों से पैलेस के अंदर चले जाते हैं। औशी कॉस्ट्यूम पहने स्टेज पर डांस कर रहा था। दूसरे लोगों ने भी मास्क पहना हुआ था। डांस की परफॉर्मेंस जारी थी। इसी बात का फ़ायदा उठाकर रोनियर्स कीरा के साथियों को मारना शुरू कर देते हैं। वो रोनियर्स कीरा के साथियों को मारते हुए समझदारी से आगे बढ़ रहे थे। तभी किसी ने औशी पर तीर चला दिया और इसी दौरान गिरते हुए उसका नकाब
उतर जाता है। कीरा ये देखकर हैरान रह जाता है। उसके बाद शोर मच जाता है। कीरा और 47 रोनियर्स ने लड़ाई शुरू कर दी और पैलेस जंग के माहौल में बदल जाता है। यहाँ तक कि 47 रोनियर्स ने कीरा के बहुत से लोगों को मार दिया, लेकिन फिर भी वो बहुत अच्छे से लड़ रहे थे। इसी दौरान काई प्रिंसेस के पास पहुंच जाता है। औशी भी कीरा के पीछे पड़ा हुआ था। जैसे ही काई ने प्रिंसेस से कहा, कोई भी चीज़ हमें एक होने से नहीं रोक सकती। इसी दौरान चुड़ैल वहाँ आ जाती है। अचानक चुड़ैल अपने रियल गेटअप में आ जाती है। वो बहुत बड़ा ड्रैगन थी। काई उस ड्रैगन के साथ बहुत ब्रेवरी लड़ता है। अब चूंकि वो हर जगह फैल चुकी थी और मुंह से आग फेंक रही थी। अब काई अपनी तलवार की स्किल्स यूज़ करता है और वो उस डायन को मारता है। उधर औशी भी कीरा पर भारी पड़ रहा था। औशी ने कीरा से कहा, मैंने तुमसे कहा था कि मैं सबका बदला लूँगा। ये कहकर वो कीरा का सर अलग कर देता है। उसने अपने हाथ में कीरा का सर पकड़ा हुआ था और वो कीरा के सर को हवा में उठा देता है। कीरा का सर उसके हाथ में देखकर लड़ाई रुक जाती है। अब यहाँ 47 रोनियंस जीत जाते हैं। उन्होंने कीरा से अपना बदला ले लिया था, लेकिन जब वो किंगडम के बादशाह के पास जाते हैं तो वो कहता है कि तुमने ये मेरी मर्ज़ी के खिलाफ किया। मैंने आप लोगों से कहा था कि हमला ना करें, यहाँ कोई बदला ना लें, इसलिए अब तुमको सज़ाए मौत होगी। तुम सबको बाइज्जत मौत मिलेगी। कोई शक नहीं कि तुम लोग मेरे खिलाफ गए, लेकिन तुम लोगों ने बादशाह को इंसाफ दिलाने के लिए अपनी जान की परवाह नहीं की, इसलिए मैं तुम लोगों को बाइज्जत मौत देना चाहता हूँ। तुम अपने आप को अपने हाथों से मारोगे, जैसे तुम्हारे बादशाह ने खुद को मारा। यहाँ औशी उससे एग्री कर जाता है। उसके बाद उन सब को सफ़ेद कपड़ों में दिखाया जाता है। वो सब खुद को मारने के लिए रेडी हैं। प्रिंसेस ये सब देखकर रोने लगती है। स्टेट्स का लीडर औशी के बेटे को उनमें से निकाल देता है। वो कहता है, मैं नहीं चाहता कि तुम अपनी जान लो, क्योंकि मैं चाहता हूँ तुम अपनी जान मत लो, क्योंकि औशी का कोई तो जिंदा बचे उसकी निशानी के तौर पर। उसके बाद वो सब वॉरियर्स एक एक करके इज्जत के साथ मर जाते हैं। उनको देखने के बाद प्रिंसेस रो पड़ती है और यहाँ पर मूवी एंड हो जाती है। अगर आपको आज की वीडियो 47 रोनियर्स अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और मज़ीद अच्छी मूवीज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।